हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लीगल लिटरेसी। लीगल लिटरेसी में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में फ्रेंड्स हम बात करेंगे रिसेंटली जो सुप्रीम कोर्ट ने कुछ केसेस जो जजमेंट्स दिए हैं रिगार्डिंग चेक बाउंस केसेस, जो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के सेक्शन 138 में जो दिया गया है। चेक बाउंस के जो केसेस होते हैं, आपने किसी को चेक दिया, वो चेक ड्यू टू इनसफिशिएंट फंड्स बाउंस हो गया, उसके बाद आपको वो लीगल नोटिस भेजता है, लीगल नोटिस का आप जवाब देते हैं, केस फाइल होता है, उसमें मतलब डिसीजन आता है। तो इसमें बहुत सारे कन्फ्यूज़न होते हैं, कोर्ट्स को भी, लिटिगेंट्स को भी और वकील को भी। तो सुप्रीम कोर्ट ने कुछ जजमेंट्स के माध्यम से इस कन्फ्यूज़न को दूर किया है। तो उसमें हम कई सारे जजमेंट्स को के बारे में बात करेंगे जो रिसेंटली जो सुप्रीम कोर्ट ने दिया है। तो सुप्रीम कोर्ट ने कई सारे जजमेंट्स में एनआई एक्ट को मतलब क्लैरिफाई कर दिया है। तो एनआई एक्ट के बहुत सारे एस्पेक्ट्स हैं जिसको कि क्लैरिफाई किया है। सबसे पहला एस्पेक्ट जो हम बात करेंगे वो करेंगे जुरिस्डिक्शन फॉर फाइलिंग चेक डिसऑनर कंप्लेंट्स। मतलब चेक डिसऑनर कंप्लेंट हम कहाँ फाइल कर सकते हैं, उसका जुरिस्डिक्शन क्या होगा, कौन से कोर्ट में करेंगे। मान लो हमने किसी से चेक लिया, चेक देने वाले का अकाउंट अगर मुंबई में हो, चेक जो लिया है उसका अकाउंट दिल्ली में है और चेक उसने प्रेजेंट किया जयपुर में, तो इन तीन जगहों में से कौन सा जगह है जहाँ की जुरिस्डिक्शन बनता है, जहाँ केस फाइल हो सकता है। दूसरी बात, व्हेन कॉज ऑफ एक्शन अराइजेज, चेक हमने लिया और चेक बाउंस हुआ, तो कब और किन परिस्थितियों में ये कॉज ऑफ एक्शन अराइज होगा, मतलब कौन सी परिस्थिति में चेक बाउंस का केस होगा। उसके बाद जो एक बहुत बड़ा इशू आता है कंपनीज के डायरेक्टर का। मान लो कि किसी कंपनी ने आपको चेक दिया और चेक वो बाउंस हो गया, आपने कंप्लेंट फाइल किया तो किसको आप एक्यूज्ड बनाएंगे। कंपनी का जो डायरेक्टर है वो एक्यूज्ड बनेगा या नहीं बनेगा, बनेगा तो कब बनेगा, ठीक है, और क्या उसके नियम कानून है, इसके बारे में सुप्रीम कोर्ट ने अपने केस में बात किया है। ठीक है। और आईबीसी मोराटेरियम पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। आईबीसी होता है जैसे बैंक्रप्सी का, जो किसी कंपनी के बैंक्रप्सी का फाइल हो जाता है, ठीक है, बैंक्रप्सी के लिए फाइल करती है। किसी कंपनी ने चेक आपको इशू किया, चेक बाउंस हो गया, कंपनी ने बैंक्रप्सी के लिए फाइल किया हुआ है, तो क्या उस कंडीशन में आपके पैसे मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, और चेक बाउंस का आपने केस किया है तो उस पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, ये बात किया है। फिर सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमेंट्स में बात किया है कि मजिस्ट्रेट की ड्यूटीज़ क्या होती हैं। जब आप चेक बाउंस की केस करते हैं, चेक बाउंस का जो भी आप फाइल करते हैं कंप्लेन, तो मजिस्ट्रेट की ड्यूटीज़ क्या होती है। मजिस्ट्रेट संज्ञान लेता है, मजिस्ट्रेट केस को आगे बढ़ाता है, मजिस्ट्रेट सम्मन करता है, इसमें क्या क्या ड्यूटीज़ होती हैं। एक बहुत बड़ा इशू आता है फ्रेंड्स आप लोगों के सामने, जैसे कि सेक्शन जो इनकम टैक्स एक्ट के नए सेक्शन हैं, इनकम टैक्स एक्ट का सेक्शन, उसको वो कहता है कि 2 लाख रुपए से ज़्यादा आप कैश ट्रांजैक्शन नहीं कर सकते हैं। लेकिन अगर मान लो कैश ट्रांजैक्शन हमारा हुआ है, 20,000 से भी ज़्यादा हुआ है, 2 लाख से भी ज़्यादा हुआ है, तो उस परिस्थिति में क्या चेक बाउंस का केस बनेगा। मान लो किसी ने किसी को कैश दिया है, कैश के बदले में उसको चेक मिला है और चेक बाउंस का केस किया है, और उसका अपना दलील है कि चूँकि इन्होंने कैश में ट्रांजैक्शन किया है तो इनका जो कैश का ट्रांजैक्शन है वो वाइड हो गया, वो इलीगल है, इसलिए हमारे ऊपर कोई लायबिलिटी नहीं बनती है। तो इस बारे में सुप्रीम कोर्ट ने एक केस में बहुत अच्छे से डिस्कस किया है कि इसमें क्या होगा। दूसरा, डिमांड नोटिस का क्या वैल्यू है। डिमांड नोटिस है, जैसे हम चेक बाउंस के केसेस में नोटिस फाइल करते हैं, नोटिस भेजते हैं, लीगल नोटिस, तो उसमें डिमांड होता है, डिमांड नोटिस उसको बोलते हैं कि मेरे इतने पैसे आपके ऊपर बकाया थे, इतने का आपने चेक दिया था, ये बाउंस हो गया, इतना रुपया हमारा बनता है, हमारा दे दीजिए, ये डिमांड नोटिस है। तो अब डिमांड नोटिस में क्या क्या आपको ध्यान रखना चाहिए, इसके बारे में सुप्रीम कोर्ट ने बात किया है अपने जजमेंट में, उसके बारे में हम बात करेंगे। फिर सुप्रीम कोर्ट ने बहुत सारा डायरेक्शन इशू किया है फॉर द स्पीडी ट्रायल ऑफ एनआई एक्ट। अब मान लो किसी के पैसे का मामला है और बहुत दिनों तक, सालों साल केस ही चलता रह जाए और 10 साल 20 साल बाद उसको कुछ रिलीफ मिले, उसका केस ख़त्म हो, तो फ़ायदा क्या होगा उसको। तो जो भी जुडिशियल डिले और प्रोसेस का मिसयूज है उसको रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने कुछ डायरेक्शंस इशू किए हैं, जो कि
बात करता है कि स्पीडी ट्रायल केस का कैसे हो। फ्रेंड्स, अभी मैं आपको बता दूं, ये जजमेंट बहुत फ़ायदा करने वाला है आपको, अगर आप लिटिगेंट हैं, आप एडवोकेट हैं, लॉ स्टूडेंट हैं, या किसी भी लीगल एग्ज़ाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं। और एक बात और फ्रेंड्स, ये वीडियो थोड़ी लंबी होने वाली है क्योंकि इसमें हम एक साथ कई सारे जजमेंट्स की बात करेंगे। ठीक है, काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होगी और काफ़ी लंबी वीडियो होगी क्योंकि इसमें हम बहुत सारे जजमेंट्स का एक साथ बात करेंगे। तो थोड़ा सा आप पेशेंस रखना, थोड़ी लंबी होगी। अगर बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती है तो मैं इसको 2 पार्ट में कर दूंगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। सबसे पहला हम केस देखते हैं। केस है केस मेहता वर्सेस मॉर्गन सिक्योरिटीज एंड क्रेडिट्स प्राइवेट लिमिटेड। ये नॉन एग्जीक्यूटिव एंड इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स की क्या लायबिलिटी होती है चेक बाउंस के केसेस में, ये इसके बारे में हम बात करते हैं। अगर आपको किसी कंपनी ने चेक दिया है तब क्या होगा। इसमें बेंच था फ्रेंड्स जस्टिस बीवी नागरत्ना का और जस्टिस एससी शर्मा का। इसमें हुआ क्या फ्रेंड्स कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इंडिपेंडेंट एंड नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनीज जो हैं उनको ऑटोमेटिकली लायबल नहीं किया जा सकता है फॉर चेक डिसऑनर अंडर सेक्शन 138 एनआई एक्ट। लायबिलिटी एराइजेज ओनली, डायरेक्टर्स की लायबिलिटी तभी बनेगी जब आपके पास कोई स्पेसिफिक एलिगेशन हो और उनके एक्टिव पार्टिसिपेशन ऑफ इन द कंपनीज फाइनेंशियल अफेयर्स का आपके पास प्रूफ हो। सिर्फ वो बोर्ड पोजीशन होल्ड करते हैं, ये उनका कोई विकेरियस रिस्पॉन्सिबिलिटी को नहीं क्रिएट करता है। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने ये क्लैरिफाई किया कि प्रोसिक्यूशन मस्ट टारगेट ओनली दोज डायरेक्टर्स इन चार्ज ऑफ डे टू डे मैनेजमेंट और डायरेक्टली इन्वॉल्व इन द ट्रांजैक्शन। ठीक है, अब इससे क्या होगा कि मिसयूज ऑफ क्रिमिनल लॉ का प्रिवेंट होगा अगेंस्ट इंडिपेंडेंट और नॉर्मल डायरेक्टर्स हु लैक ऑपरेशनल कंट्रोल। अब देखो, मान लो कोई किसी कंपनी में डायरेक्टर है, ठीक है, उसका कोई ऑपरेशन पे कंट्रोल नहीं है, फाइनेंशियल अफेयर्स में उसका डे टू डे फाइनेंशियल अफेयर्स में उसका कोई रोल नहीं है, और आपको कंपनी ने चेक इशू किया और आपका चेक बाउंस हो गया, आपने केस किया, तो उन पे लाइबिलिटी नहीं बनेगी। उन पे लाइबिलिटी तब बनेगी जब आपके पास कोई स्पेसिफिक एलिगेशन हो और प्रूफ हो कि वो कंपनी के डे टू डे फाइनेंशियल अफेयर्स में वो इन्वॉल्व हैं। अब इसमें हम बात करते हैं कि इसमें सुप्रीम कोर्ट ने एक प्रिंसिपल क्या होल्ड किया कि नॉन एग्जीक्यूटिव एंड इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स कैन नॉट बी हेल्ड विकेरियसली लाइबल अंडर द एनआई एक्ट मेयरली बाय वर्च्यू ऑफ देयर डेजिग्नेशन। सिर्फ इसलिए कि वो डायरेक्टर हैं, उनका पद डायरेक्टर का है, इसलिए उनका विकेरियस लाइबिलिटी नहीं होगा। इसका रैशनल है कि लाइबिलिटी तब एराइज होगा जब ये प्रूफ हो जाए कि ये एक्टिवली इन्वॉल्व थे इन द कंपनीज डे टू डे अफेयर्स और फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस। ठीक है, ये उनके लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है जो डायरेक्टर हैं किसी कंपनी में, या उनके लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है जिनको किसी कंपनी ने चेक दिया है और वो चेक बाउंस हो गया है, तो उनको पता है कि किसके ऊपर केस करना है। इसका इम्पैक्ट क्या पड़ा? इम्पैक्ट इस जजमेंट का हो रहा है कि इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स को प्रोटेक्ट कर रहे हैं फ्रॉम बीइंग प्रोसिक्यूटेड ऑटोमेटिकली इन चेक डिसऑनर केसेज अनलेस स्पेसिफिक गवर्नमेंट एस्टेब्लिश्ड देयर रोल इन द ऑफेंस। ये हमारा फर्स्ट जजमेंट की बात हम कर लिए। सेकंड जजमेंट आता है, ये है कि जब आईबीसी हो, जब बैंक्रप्सी कोड की बात हो, तब डायरेक्टर की लायबिलिटी क्या होगी चेक बाउंस के केसेस में। ये होता है विष्णु मित्तल वर्सेस मेसर्स शक्ति ट्रेडिंग कंपनी। ठीक है, ये एक केस है। इसमें बेंच था जस्टिस सुधांशु धूलिया और जस्टिस अहसानुद्दीन अमानुल्लाह। अब इस केस के बारे में हम थोड़ा देखते हैं कि इस केस में कोर्ट ने ये कहा, सुप्रीम कोर्ट ने, कि एक बार अगर सेक्शन 14 ऑफ आईबीसी के तहत मोरेटोरियम इशू हो जाता है, इम्पोज हो जाता है, तो कंपनीज के डायरेक्टर का पावर सस्पेंड हो जाता है और वो प्रोसिक्यूट नहीं किए जा सकते हैं पोस्ट मोरेटोरियम एक्ट्स कंपनी का जो होता है। जैसे कि मान लो बैंक्रप्सी के लिए कंपनी ने फाइल किया, उसके बाद कंपनी ने क्या अफेयर्स किए, उसके लिए डायरेक्टर रिस्पॉन्सिबल
नहीं होते हैं, क्योंकि डायरेक्टर का जो पावर है उसके बाद वो सस्पेंड हो जाता है, और वो जो भी काम करता है इंक्लूडिंग चेक डिजॉनर का केस, डायरेक्टर का कोई लाइबिलिटी नहीं होता है। कॉज ऑफ एक्शन अंडर सेक्शन 138 NI Act arises only after 15 days of the statutory demand notice when payment is not made, not on the check dishonor date। ये कह रहा है कि जो चेक डिजॉनर का कॉज ऑफ एक्शन होता है 138 NI एक्ट का, वो आफ्टर 15 डेज ऑफ स्टेट्यूटरी डिमांड नोटिस से होता है। जब नोटिस आपने भेज दिया उसके 15 दिन बाद आप केस कर सकते हैं, ना कि जिस दिन आपका चेक बाउंस हुआ उसके 15 दिन बाद। ठीक है, ये ध्यान रखना, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग है यहाँ का, कि आपका चेक अगर बाउंस होता है 25 तारीख को, तो उसके 15 दिन बाद आप नहीं कर सकते हैं। अगर मान लो आपने 30 को नोटिस इशू किया, तो नोटिस इशू करने के 15 दिन के बाद ये हो सकता है। ठीक है, तो उसी तरह से कॉज ऑफ एक्शन जो है मोरेटोरियम के बाद एक्स डायरेक्टर्स इस लाइबिलिटी से सील्ड हो जाते हैं, उनको इससे कोई लाइबिलिटी इनकी नहीं होती है। और ये जजमेंट जो है इसने हार्मोनाइज किया है NI एक्ट को और IBC के प्रोविजंस को। ठीक है, प्रिवेंट डबल जियोपार्डी। डबल जियोपार्डी क्या होता है इसके बारे में हम बहुत अच्छी तरह से एक वीडियो, डिटेल्ड वीडियो है इस चैनल पे, आप उसको देख सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब विष्णु मित्तल में प्रिंसिपल सुप्रीम कोर्ट ने क्या सेट किया कि एक बार अगर मोरेटोरियम इशू हो जाता है अंडर सेक्शन 14 ऑफ द इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड, डायरेक्टर का पावर सस्पेंड हो जाता है। ठीक है, इसके बाद इसका फाइंडिंग क्या दिया सुप्रीम कोर्ट ने कि अगर कॉज ऑफ एक्शन फॉर चेक डिसऑनर एराइज होता है मोरेटोरियम इशू होने के बाद, तो एक्स डायरेक्टर जो होते हैं वो लायबल नहीं होंगे, क्योंकि वो एक्स हो चुके हैं, उनका पावर सस्पेंड हो चुका है, और कंपनी ने बाद में क्या किया उसके लिए उनका कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट जजमेंट है। इसका रीजनिंग क्या दिया सुप्रीम कोर्ट ने? रीजनिंग दिया कि मैनेजमेंट जो है वेस्ट्स विद द इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन प्रोफेशनल्स, डायरेक्टर्स लूज अथॉरिटी टू एक्ट ऑन बिहाफ ऑफ द कंपनी। ये सिंपल सा बात है, हम लोग कई बार इसके बारे में बात कर चुके हैं इसी वीडियो में अभी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसी में कुछ क्लैरिफिकेशन दिया सुप्रीम कोर्ट ने इसी जजमेंट में कि कॉज ऑफ एक्शन जो हम लोग पहले बात किए कि 15 दिन, किसके 15 दिन बाद होता है? डिमांड नोटिस के सर्विस के बाद। ठीक है, डिमांड नोटिस के सर्विस के बाद, ना कि चेक डिजॉनर डेट के 15 दिन बाद। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट केस आते हैं। नेक्स्ट केस है टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन का। टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन क्या होता है? जैसे कि चेक बाउंस जहां हुआ तो हम केस कहां फाइल करेंगे? ठीक है, अगर मान लो चेक बाउंस होता है दिल्ली में, चेक जिसने दिया है उसका अकाउंट है मुंबई में, ठीक है, और चेक जो जिसको मिला है उसका अकाउंट है जयपुर में। सिंपल, आप किसी भी शहर में समझ लो, तो केस कहाँ होगा? तो ये केस का नाम है प्रकाश चीमनलाल सेठ वर्सेस जागृति केयूर राजपोपट। बेंच था जस्टिस संजय कुमार का और जस्टिस SC शर्मा का। इसमें थोड़ा सा अच्छे से समझते हैं। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन चेक डिजॉनर कंप्लेंट मस्ट बी फाइल्ड वेयर द पेई मेंटेन्स हिज बैंक अकाउंट। मतलब जिसको चेक मिला है वो जहां अपना बैंक अकाउंट मेंटेन करता है वहां पे ये केस फाइल होगा, ना कि वहां जहां चेक प्रेजेंट किया गया था फॉर कलेक्शन। ठीक है, कंप्लेनेंट अगर मैंगलोर में है, इस केस में था कि कंप्लेनेंट मैंगलोर में था, डिपॉजिट चेक किया मुंबई में, और लोअर कोर्ट और हाई कोर्ट, नहीं बोथ द लोअर कोर्ट्स, मतलब मजिस्ट्रेट का कोर्ट और आगे सेशन कोर्ट, दोनों ने उसके कंप्लेन को खारिज कर दिया, ये कहते हुए कि इनका जो जुरिस्डिक्शन है ये मुंबई में होगा। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने मैंगलोर में जुरिस्डिक्शन रीस्टोर किया और ये एम्फसाइज किया कि लोकेशन ऑफ द पेइज अकाउंट ही जुरिस्डिक्शन होगा। सेक्शन 142(2)A ऑफ NI एक्ट ये कहता है। ठीक है, ये रूलिंग पूरी तरह से सिंप्लीफाई कर दिया जुरिस्डिक्शनल डिस्प्यूट। अब कोई जुरिस्डिक्शनल डिस्प्यूट नहीं रहेगा
और अननेसेसरी प्रोसीजरल हर्डल्स नहीं आएंगे, कोई परेशानी नहीं होगी। ये केस काफ़ी इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये प्रॉब्लम लोग फेस करते हैं। ठीक है, हमारा यही मकसद है इस वीडियो में दिखाना कि चेक बाउंस में जो जो प्रॉब्लम्स लोग फेस करते हैं उसको हम अच्छी तरह से समझा दें ताकि लोग आगे प्रॉब्लम फेस ना करें। क्योंकि हमारे चैनल का मोटिव यही है कि लीगली आप लिटरेट हों, लीगल प्रोसेस आप जानते रहें। ठीक है, इसमें प्रिंसिपल क्या सेट किया सुप्रीम कोर्ट ने? प्रिंसिपल किया कि जुरिस्डिक्शन लाई विद द कोर्ट हैविंग अथॉरिटी ओवर द प्लेस वेयर द पेई मेंटेन्स हिज बैंक अकाउंट, नॉट वेयर द चेक इज फिजिकली प्रेजेंटेड। जहाँ पेई का बैंक अकाउंट मेंटेन होता है वहाँ पे जुरिस्डिक्शन होता है, ना कि जहाँ चेक प्रेजेंट किया गया वहाँ होता है। ठीक है, इसके बाद आते हैं कि इफेक्ट, इस केस का इफेक्ट क्या पड़ा सोसाइटी पे? कुछ तो इफेक्ट पड़ा होगा, हर केस का इफेक्ट पड़ता है। इफेक्ट है कि ये अननेसेसरी हार्डशिप्स जो था उसको प्रिवेंट किया, लोगों के प्रॉब्लम को सॉल्व किया और लोकेशन ऑफ पेज अकाउंट को बनाया, तो ब्रांच ऑफ प्रेजेंटेशन को नहीं बनाया जुरिस्डिक्शन। तो इससे क्या हुआ कि जिसने चेक जो पेई है उसको फ़ायदा हुआ, उसकी सुविधा हुई, वो उसके कन्वीनियंस के लिए ये सामने आया। ठीक है, नेक्स्ट आता है कि समन इशू होता है। जैसे कि पहले समन इशू किया जाता है एक केस, इस केस में क्या हुआ है, सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया है, ये बताया है कि मजिस्ट्रेट की ड्यूटी क्या है कि समन इशू करने से पहले, केस का नाम है ये रेखा शरद उसीर वर्सेज सप्तशृंगी महिला नगरी सहकारी पद संस्था लिमिटेड। ठीक है, इसमें जस्टिस थे जस्टिस अभय एस ओका एंड जस्टिस उज्जवल भुयान। इसमें क्या था कि सुप्रीम कोर्ट ने एक चेक डिजॉनर का केस क्वैश कर दिया। ठीक है, जहां की कंप्लेनेंट ने कुछ मटेरियल लोन डॉक्यूमेंट्स को सप्रेस किया था। ठीक है, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मजिस्ट्रेट को अपना जुडिशियल माइंड अप्लाई करना चाहिए था बिफोर इशूइंग समन्स। समन इशू करने से पहले मजिस्ट्रेट को अपना जुडिशियल माइंड अप्लाई करना चाहिए था और कहा कि क्रिमिनल लॉ कैन नॉट बी इन्वोक्ड मैकेनिकली विदाउट वेरीफाइंग वेदर द कंप्लेंट डिस्क्लोज सफिशिएंट ग्राउंड्स टू प्रोसीड। मतलब जब जैसे ही मजिस्ट्रेट के पास कंप्लेंट जाता है तो मजिस्ट्रेट को ये देखना चाहिए कि ये क्या कोई ग्राउंड है कि कंप्लेंट को आगे बढ़ाया जाए या कोई ग्राउंड नहीं है, ऐसे ही केस हो गया है। तो सम्मन करने से पहले मजिस्ट्रेट को ये देखना है। कोर्ट ने कहा कि प्रोसेस शुड नॉट बी इशूड ब्लाइंडली और एज ए मैटर ऑफ कोर्स एंड रीटरेटेड द मजिस्ट्रेट्स ड्यूटी टू स्क्रीन फॉर एब्यूज ऑफ प्रोसेस। ठीक है, इससे क्या हुआ, इस जजमेंट से क्या हुआ कि ये जो प्रोसीजरल फेयरनेस है उसको ये बढ़ाया। ठीक है, स्ट्रेंथन किया, मजबूत किया, और जो अननेसेसरी हरासमेंट होता है लोगों का फ्राइवलस और मिसलीडिंग एनआई एक्ट के केस से, उससे लोगों को बचाया। ठीक है, इसमें इशू क्या था? इशू ये था कि कंप्लेनेंट तो था कि अपना मटेरियल फैक्ट एंड विथ हेल्ड लोन डॉक्यूमेंट को सप्रेस किया था। जैसे क्या प्रॉब्लम थी, कितना लोन था उसके पास, क्या था, चेक बाउंस से जो रिलेटेड चीज़ था, बहुत सारी चीज़ें सप्रेस किया था। और रूलिंग इसमें क्या है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मजिस्ट्रेट मस्ट नॉट इशू प्रोसेस मैकेनिकली। ऐसे ही प्रोसेस इशू नहीं करना है मजिस्ट्रेट को। प्रिंसिपल दिया कि बिफोर इशूइंग समन्स मजिस्ट्रेट मस्ट अप्लाई जुडिशियल माइंड एंड वेरीफाई दैट द कंप्लेंट डिस्क्लोज सफिशिएंट ग्राउंड्स ऑफ प्रोसीड। ये देख लिए हम लोग। इम्पैक्ट इसका ये पड़ा कि एक्यूज्ड को फ्राइवलस और वेक्सेसियस प्रोसिक्यूशन से ये प्रोटेक्शन दिया। ठीक है, ये जजमेंट। आगे बढ़ते हैं। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट एक केस है, इम्पोर्टेंट केस सारे हैं लेकिन ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट केस है फ्रेंड्स। ये कहता है कि प्री कॉग्निजेंस स्टेज एंड इशुएशन समन की बात करता है। कॉग्निजेंस लेने से पहले का क्या स्टेज होना चाहिए और समन इशू कैसे होना चाहिए, क्या होना चाहिए, इसके बारे में ये बात करता है जजमेंट। इस जजमेंट के बारे में हम दो चीज़ें समझेंगे। इस जजमेंट ने कई सारी बातों को क्लियर किया है। इसके बारे में मैं एक वीडियो आप लोगों को इस चैनल पे डालूंगा, उसको आप देखना।
इसमें जस्टिस थे जस्टिस मनमोहन एंड एन.वी. अंजारिया। इसमें सबसे पहले हम बात करते हैं कि कोर्ट ने प्रिंसिपल क्या सेट किया। कोर्ट ने कहा, सुप्रीम कोर्ट ने, कि एट द प्री कॉग्निजेंस स्टेज द एक्यूज्ड नीड नॉट बी हर्ड। एक्यूज्ड को नहीं सुनना है प्री कॉग्निजेंस स्टेज में, एंड नो समन्स इज रिक्वायर्ड अंडर सेक्शन 223 ऑफ भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता। ठीक है, समन नहीं करना है, एक्यूज्ड को नहीं सुनना है प्री कॉग्निजेंस स्टेज पे। पहले क्या होता था कि किसी भी कंप्लेंट में जब सीआरपीसी चलता था तो पहले कॉग्निजेंस हो जाता था, तब एक्यूज्ड को समन किया जाता था। अब क्या है, जब बीएनएसएस जब से आया है कि एक्यूज्ड को भी कॉग्निजेंस लेने से पहले उसका पक्ष लिया जाता है, उसको सुना जाता है, उसको नोटिस किया जाता है। ठीक है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि चेक बाउंस के केसेस में ऐसा नहीं होगा। कोर्ट ने इसमें रिलायंस किया, मतलब एक जजमेंट को, वो जजमेंट था कि अशोक वर्सेस फयाज अहमद। ठीक है, कर्नाटक हाई कोर्ट के एक जजमेंट को अपहेल्ड किया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इस केस में क्या हुआ कि कोई भी प्री कॉग्निजेंस हियरिंग और समन इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर द एक्यूज्ड इन चेक डिजॉनर केसेस, पहली बात। फिर कहा कि एट द प्री कॉग्निजेंस स्टेज द मजिस्ट्रेट एग्जामिन्स ओनली द कंप्लेंट सफिशिएंसी अंडर सेक्शन 138 ऑफ एनआई एक्ट एंड द बीएनएसएस, नॉट द डिफेंस। कॉग्निजेंस लेने से पहले मजिस्ट्रेट सिर्फ और सिर्फ कंप्लेंट्स की सफिशिएंसी देखेगा कि कंप्लेंट सही है या नहीं है अंडर सेक्शन 138 एनआई एक्ट एंड बीएनएसएस, ना कि डिफेंस को देखेगा। इसी केस में कोर्ट ने ये रूल किया कि कैश डेप्ट जो है एक्सीडिंग रुपीज 20,000 does not become 2 lakhs does not become unenforceable merely because it violates section 269 SS of Income Tax Act। हमने पहले क्या कहा था, अगर किसी ने कैश भी लिया है तो ये चेक बाउंस का केस उसमें चलेगा, वो अनइन्फोर्सेबल नहीं होगा। ठीक है, लीगली इन्फोर्सेबल होगा। कह रहा है सुप्रीम कोर्ट ने कि ब्रीच ऑफ सेक्शन 269 SS सिर्फ पेनाल्टी इनवाइट करता है। अगर उसने कोई कानून तोड़ा है तो वो पेनाल्टी देगा, ना कि उसका केस ही इनवैलिडेट हो जाएगा। ठीक है, इसी जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने स्पीडी ट्रायल की बात की और प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर्स एक्ट फॉर माइनर ऑफेंडर्स के लिए भी बात की। आगे बढ़ते हैं। इसी केस में सुप्रीम कोर्ट ने क्या अपना रैशनैलिटी दिया कि कहा कि सिंस सेक्शन 138 cases from a large proportion of criminal dockets, procedural simplification is necessary to prevent delays। इसमें बहुत सारे जो प्रोसीजरल सिंप्लीफिकेशन है वो होना ज़रूरी है, क्योंकि बहुत सारे इस तरह के केसेस हैं। ठीक है, वो जो डिले है, डिले को प्रिवेंट करने के लिए ये बहुत ज़रूरी है। सुप्रीम कोर्ट ने एक गाइडलाइंस दिया इसमें, तो जो गाइडलाइंस सुप्रीम कोर्ट ने दिया उसने सिस्टमिक रिफॉर्म्स और एफिशिएंट डिस्पोजल ऑफ चेक डिजॉनर केस को इनकरेज किया। इसमें एक वीडियो आएगी, आप वेट करना, कंप्लीट वीडियो इस जजमेंट पर, क्योंकि ये जजमेंट काफ़ी लंबा है और काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इस जजमेंट पे कंप्लीट वीडियो आएगी, आप चैनल पे बने रहना। ठीक है, ये देखते हैं। उसके बाद क्या आता है, इसमें इशू क्या था सुप्रीम कोर्ट के सामने कि क्या जो डेप्ट है क्रिएटेड बाय कैश ट्रांजैक्शन अबव रुपीज 20,000 कंट्रारी टू सेक्शन 269 SS IT एक्ट इज ए लीगली इन्फोर्सेबल डेप्ट। ये क्वेश्चन था सुप्रीम कोर्ट के सामने। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये सेक्शन 269 SS को वायलेट तो करता है, लेकिन इस डेट को वाइड और अनइन्फोर्सेबल नहीं बनाता है। ये सिर्फ पेनाल्टी अंडर सेक्शन 271D IT एक्ट अट्रैक्ट करता है, पेनाल्टी देगा, ना कि उसका केस खत्म हो जाएगा। ठीक है, आगे आते हैं। इसमें एक प्रिंसिपल ये भी सेट हुआ कि चेक डिजॉनर कंप्लेंट्स जो है वो मेंटेनेबल हैं इवन फॉर कैश डेप्ट
एक्सीडिंग ₹20,000। एडिशनल डायरेक्शन इसमें क्या दिया सुप्रीम कोर्ट ने कि लोगों को कन्विक्ट किया अंडर सेक्शन 138 NI एक्ट, ठीक है, कन्विक्टेड पर्सन जो हैं वो प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर्स एक्ट 1958 का बेनिफिट ले सकते हैं। कोर्ट ने गाइडलाइंस भी इशू किया स्पीडी ट्रायल ऑफ NI एक्ट के केसेस को लेकर इस केस के माध्यम से। नेक्स्ट केस है फ्रेंड्स, बहुत इंपॉर्टेंट ये भी केस है कि डिमांड नोटिस का वैलिडिटी क्या है, ठीक है। तो डिमांड नोटिस का जो चेक अमाउंट है वो जरूर मैच करना चाहिए। अब इसको आप समझो, केस का नाम है कावेरी प्लास्टिक्स वर्सेस महदूम बाबा बहरुद्दीन नूरुल, 2025 का केस है। जस्टिस BR गवई थे चीफ जस्टिस और जस्टिस NV अंजारिया। इसका इफेक्ट क्या हुआ कि इसने प्रोसीजरल प्रेसिजन को रीइंफोर्स किया। स्टैट्यूटरी डिमांड नोटिस ए प्री रिक्विजाइट है फॉर मेंटेनेबिलिटी ऑफ NI एक्ट कंप्लेंट्स। NI एक्ट कंप्लेंट्स करने के लिए आपको डिमांड नोटिस देना जरूरी है। अगर ये आप ये नहीं देते हैं तो आपका NI एक्ट का केस सस्टेन नहीं करेगा, ठीक है। इसमें क्या हुआ कि सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि सेक्शन 138 NI एक्ट का कंप्लेन है वो वैलिड है, लेकिन उसमें डिमांड नोटिस का जो है उसमें चेक का अमाउंट एग्जैक्टली मेंशन होना चाहिए। एनी डिस्क्रिपेंसी बिटवीन द चेक अमाउंट एंड द अमाउंट डिमांडेड, चेक का अमाउंट मान लो है 4 लाख रुपया, आपने डिमांड किया 4,03,000 रुपया, ये कोई भी डिस्क्रिपेंसी होगा अगर दोनों में डिफरेंस होगा वो गलत होगा और वो मैच करना ही चाहिए। कोई भी ओमिशन, मान लो अपने पैसा का चेक अमाउंट का और जो डिमांड अमाउंट है उसका जिक्र ही नहीं किया, ये भी नहीं होना चाहिए। वो क्या करता है, नोटिस और कंप्लेन दोनों को इनवैलिड बना देता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट जजमेंट है फ्रेंड्स, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट, इसको पूरा समझ लेना। CJI BR गवई और जस्टिस NV अंजारिया के बेंच ने ये इस पे जोर दिया कि कोई भी स्टैट्यूटरी डिमांड नोटिस जो है वो मैंडेटरी प्रीरिक्विजिट है, ये होना ही चाहिए, लेकिन साथ ही में जो कंटेंट हैं वो जो एसेंशियल वो फेयर अपॉर्चुनिटी पेमेंट का मिलना चाहिए। मतलब आपने ये होना चाहिए कि 15 दिन के अंदर आप पेमेंट कर दो या फिर जो भी हो, ये कंप्लीट उसको पेमेंट का टाइम मिलना चाहिए ताकि वो पैसा पेमेंट करके और इस केस से बच सके, ठीक है। इस रूलिंग ने ये इंश्योर किया कि प्रोसीजनल स्ट्रिक्टनेस जो है वो डिफेक्टिव नोटिसेस को प्रिवेंट करेगा और क्रिमिनल लाइबिलिटी को ख़त्म करेगा, ठीक है। इसके बाद है इसी केस में प्रिंसिपल ये सेट हुआ सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कि जो डिमांड नोटिस है अंडर सेक्शन 138B मस्ट एग्जैक्टली मेंशन द चेक अमाउंट, ये हम लोग ने देखा। रूलिंग किया कि इफ़ द नोटिस स्पेसिफाई एन अमाउंट डिफरेंट फ्रॉम द चेक अमाउंट और ओमिट्स इट, द कंप्लेंट बिकम्स इनवैलिड। आपने अगर पैसे का मामला जो है उसको छुपा लिया है, ठीक है, या फिर आपके डिमांड नोटिस चेक के अमाउंट से अलग है, तो ये आपके कंप्लेंट को इनवैलिड बना देता है, ठीक है, ये ध्यान रखना होगा। अब सुप्रीम कोर्ट ने जो स्पीडी ट्रायल के लिए जो डायरेक्शन दिया वो क्या क्या दिया, इसके बारे में हम थोड़ा बात कर लेते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अक्रॉस मल्टीपल रूलिंग्स, जो कि संजा बिस्तारी वाला जजमेंट है जिसके बारे में हमने पढ़ा अभी, उसके हिसाब से सुप्रीम कोर्ट ने कुछ एम्फसाइज किया, कुछ जोर दिया कि अर्ली स्क्रूटनी ऑफ कंप्लेंट्स टू रिजेक्ट फ्राइवलस वंस। सबसे पहले किसी भी कंप्लेंट्स का तुरंत स्क्रूटनी होगा कि उसमें जो भी गलत हैं, फ्राइवलस हैं, उनको स्क्रूटिनाइज कर दिया जाए, रिजेक्ट कर दिया जाए। समरी ट्रायल के प्रोसीजर को अप्लाई किया जाएगा, एडॉप्ट किया जाएगा जहां भी अप्लीकेबल हो, क्योंकि समरी ट्रायल जल्दी कंप्लीट होगा। सेटलमेंट थ्रू मीडिएशन को इनकरेज किया जाएगा। ज़्यादातर कोशिश कोर्ट यही करेगा कि मीडिएशन के द्वारा सेटल हो जाए ताकि केस ख़त्म किया जा सके। अननेसेसरी एडजॉर्नमेंट को अवॉइड किया जाएगा ताकि पेंडेंसी ख़त्म हो सके, ठीक है।
ये काफ़ी इंपॉर्टेंट कुछ जजमेंट्स थे फ्रेंड्स। अगर आपने पूरा वीडियो देखा होगा तो आपको काफ़ी इंपॉर्टेंट जानकारी मिली होगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट जजमेंट है, इसको आप समझें। और अगर कोई चेक बाउंस के केसेस में कोई प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं और हमें आप ज्वाइन कर सकते हैं लिंक्डइन पे। लिंक्डइन पे आपको मिलेगा एडवोकेट कृष्णकांत पांडे का लिंक, और आप फेसबुक, इंस्टाग्राम, हर जगह हम अवेलेबल हैं, हमको ज्वाइन कर सकते हैं। हमारा टेलीग्राम चैनल भी है, टेलीग्राम चैनल पे हमें ज्वाइन कर सकते हैं। हमारा लीगल लिटरेसी के नाम से एक अराताई मैसेंजर पे चैनल है, उसको ज्वाइन कर सकते हैं। व्हाट्सएप पे भी चैनल है, उसको ज्वाइन कर सकते हैं। और आप लोगों के लिए हम लोग हमेशा लगे रहते हैं। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।